हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से पहले हम लोग देख लेते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है। ऐसा सारा पोल्यूशन जिसका सोर्स इंडस्ट्री हो उसको हम लोग इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बोलते हैं। इंडस्ट्री के द्वारा कई तरह का पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि एयर पोल्यूशन, SO2 निकलती है, NO2 निकलती है, PM पार्टिकल निकलते हैं, ये सबका सबसे एयर पोल्यूशन होता है। कई तरह के हजारडियस एफ्लुएंट निकलते हैं, जैसे कि मरकरी है, आर्सेनिक है, इनसे वाटर पोल्यूट हो सकता है। कई तरह के हजारडियस वेस्ट होते हैं जिनसे सॉइल पोल्यूशन हो सकता है। तो ये सब कारण बनते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को मेजर करने के लिए CPCB द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एक इंडेक्स बनाई गई है जिसको इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडेक्स या पोल्यूशन इंडेक्स बोला जाता है। इस पोल्यूशन इंडेक्स में 0 से 100 के स्कोर के आधार पे इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। इधर है तो वो ज़्यादा पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं, इधर हैं तो कम पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो इसी स्कोर के बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? 4 पैरामीटर के आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। पहला है एयर पोल्यूशन। कोई इंडस्ट्री कितना एयर पोल्यूशन कर रही है, कितना PM पार्टिकल, SO2, NO2 या और भी जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं इंडस्ट्री द्वारा निकलते हैं, वो कितना कर रही है कोई इंडस्ट्री। एफ्लुएंट दैट कंटामिनेट वाटर, इंडस्ट्री से निकलने वाले कुछ एफ्लुएंट जैसे आर्सेनिक हो गया, मरकरी हो गया, जो पानी को पोल्यूट करते हैं, लेड हो गया, तो ये कितना कोई इंडस्ट्री निकाल रही है। अगर ज़्यादा है तो उसका स्कोर भी ज़्यादा होगा और वो हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्री की कैटेगरी में रखी जाएगी। साथ ही साथ कुछ हजारडियस वेस्ट का निकलते हैं, कुछ डेंजरस केमिकल्स निकलते हैं, जैसे कि कुछ एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, कुछ रिएक्टिव हो सकते हैं, कुछ इन्फ्लेमेबल वेस्ट हो सकते हैं। तो ये कितना कोई इंडस्ट्री रिलीज कर रही है, कुछ डेंजरस केमिकल जैसे लेड, मरकरी हो गई, तो ये सब सॉइल को कंटामिनेट कर सकते हैं, वाटर को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो अगर कोई इंडस्ट्री ज़्यादा ऐसे पोल्यूटेंट हजारडियस वेस्ट निकाल रही तो हाईली पोल्यूटेड होगी। कोई इंडस्ट्री कितना नेचुरल रिसोर्स इस्तेमाल कर रही है, अगर वो ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल कर रही है तो हाईली पोल्यूटेड की कैटेगरी में रखी जाएगी, कम कर रही है तो कम। अगर कुछ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं, जो एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं, जैसे शुगर मिल हो गई, कुछ फॉरेस्ट्री बेस्ड होती हैं, जैसे पेड़ पौधे या जंगल से मिलने वाले उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। साथ ही साथ कुछ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती हैं, आयरन स्टील इंडस्ट्री, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज का कितना इस्तेमाल कर रही है उसको भी कंसीडर करता है। तो इसी पैरामीटर्स के आधार पे इंडस्ट्रीज को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहली है वाइट इंडस्ट्री, जिसका अगर स्कोर 20 से कम है, मतलब बहुत कम पोल्यूटेंट है, पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो उसको हम लोग वाइट कैटेगरी में रखते हैं। CPCB ने इसमें 36 टाइप की इंडस्ट्रीज को रखा है। उसके बाद आती है ग्रीन कैटेगरी। अगर स्कोर 20 से 40 है तो उसमें ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्री बोलते हैं। इसमें CPCB ने 86 टाइप की इंडस्ट्री को रखा है। टाइप है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री नहीं है। ऑरेंज कैटेगरी, अगर स्कोर 40 से 60 के बीच में है तो हम उसको ऑरेंज कैटेगरी बोलते हैं। इसमें 73 टाइप की इंडस्ट्रीज को रखा गया है। रेड कैटेगरी हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, अगर उनका स्कोर 60 से 100 के बीच में है तो उनको रेड कैटेगरी में रखा गया है और इसमें लगभग 85 टाइप की इंडस्ट्रीज को CPCB ने रखा है। तो रेड कैटेगरी जो हाईली पोल्यूटिंग है, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी हो गई, टैनरी हो गई, चमड़ा उद्योग और सीमेंट इंडस्ट्री है, ये हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री होती हैं, तो इनका स्कोर 60 से ऊपर होता है। सारी की सारी रेड कैटेगरी में आती हैं। ऑरेंज कैटेगरी में जैसे कि होटल एंड रेस्टोरेंट बिजनेस हो गया, साथ ही साथ यहाँ फिश प्रोसेसिंग और बहुत तरह के जैसे स्टोन क्रशर, ये सारी के सारी ऑरेंज कैटेगरी में रखी जाती हैं। ग्रीन कैटेगरी में जैसे कि जो कम इम्पैक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट में, आटा, राइस या दाल मिल हैं, साथ ही साथ आइसक्रीम फैक्ट्री है कोई भी, वो भी ग्रीन कैटेगरी की ही होती है। साथ ही साथ कोल्ड स्टोरेज है, वो भी ग्रीन कैटेगरी में ही आता है। वाइट कैटेगरी जो लगभग ना के बराबर
इम्पैक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट पे, उनको हम लोग वाइट कैटेगरी में रखते हैं। उनका स्कोर 20 से कम होता है। जैसे कि बायो फर्टिलाइज़र कोई इंडस्ट्री बना रही है, वो वाइट कैटेगरी में आएगी। टी पैकिंग इंडस्ट्री है, ये भी वाइट में ही आती है। तो हम लोग पढ़ क्यों रहे थे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडेक्स? क्योंकि EIA जो होता है वाइट कैटेगरी की इंडस्ट्री के लिए EIA की आवश्यकता नहीं होती है। EIA सिर्फ रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी की इंडस्ट्रीज के लिए ही किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री इन्वायरमेंट पे कैसे प्रभाव डालेगी, इन्वायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक। इन्वायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे, और इकोनॉमिक रूप से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा किसी प्रोजेक्ट का, उसका असेसमेंट ही EIA कहलाता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कहलाता है। ये इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे यहाँ पे 1986 का, उसी के तहत ये इशू किया जाता है नोटिफिकेशन, EIA नोटिफिकेशन, और बाकी इंडस्ट्रीज़ को इसको फॉलो करना होता है। इंटरनेशनल अगर देखें हम लोग तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जो थी 1970 की, किस पे? ह्यूमन इन्वायरमेंट पे, उसमें भी EIA की बात कही गई है। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी EIA की बात कहता है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये सब EIA की बात कहते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो ये हैं, और हमारे यहाँ पे अम्ब्रेला एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इसके आधार पे EIA नोटिफिकेशन इशू किया जाता है। हमारे यहाँ पे EIA नोटिफिकेशन 2006 का चल रहा है। उसके बाद 2020 में ड्राफ्ट आया था, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 4 स्टेज में हमारे यहाँ पे EIA नोटिफिकेशन 2006 के आधार पे 4 स्टेज में होता है। पहला स्क्रीनिंग, दूसरा स्कोपिंग, तीसरा पब्लिक हियरिंग और चौथा है अप्रेजल। एक एक करके देखते हैं कि क्या किस में होता है। तो पहला है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसको सबसे पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजा जाता है कि वो कैटेगरी A का प्रोजेक्ट है या कैटेगरी B का प्रोजेक्ट है। अगर कैटेगरी A का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। कैटेगरी B का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगी। कैटेगरी B में भी 2 कैटेगरी होते हैं, एक B1 एक B2। B1 के लिए EIA जरूरी होता है, B2 के लिए किसी भी EIA की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये होता है स्क्रीनिंग। उसके बाद जैसे कि कैटेगरी A हमने देखा, उसके लिए नेशनल लेवल अप्रेजल कमेटी होती है। इसका अप्रेजल करती है इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी और एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी मिल करके। कैटेगरी B में B1 और B2 2 होती हैं। B2 के लिए EIA आवश्यक नहीं होता है। B1 के लिए स्टेट लेवल SEIAA, स्टेट लेवल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी, और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC, ये मिलके अप्रेजल करती हैं कैटेगरी B1 के प्रोजेक्ट का। साथ ही साथ अगर कोई स्टेट के लिए मान लिया A प्रोजेक्ट होता है, B, इसके लिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, B के लिए स्टेट गवर्नमेंट, B में भी B1 के लिए, B2 का तो स्टेट होता ही नहीं है EIA। तो अगर किसी स्टेट में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट नहीं है मान ले, या फिर वहाँ पे स्टेट एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी नहीं है, तो ऐसे प्रोजेक्ट, उस स्टेट में लगने वाले प्रोजेक्ट को कैटेगरी A का प्रोजेक्ट मान लिया जाता है, और उनके लिए फिर कैटेगरी A का जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे प्रोजेक्ट का अप्रूवल या अप्रेजल देती हैं। साथ ही साथ इसी स्टेज में कंपनी जो इंडस्ट्री लगा रही है उसको एक EIA ड्राफ्ट, EIA रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, हालांकि करवानी होती है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट अप्रूव्ड EIA कंपनी होती हैं, वो पूरी रिपोर्ट तैयार करती हैं। दूसरी स्टेज आती है स्कोपिंग स्टेज। इसमें जो EIA रिपोर्ट तैयार की गई थी उसका अध्ययन किया जाता है कमेटी के द्वारा। कमेटी कुछ अपनी एडवाइस देती है, और बाकी डिपार्टमेंट जो अफेक्ट होने वाले हैं उनसे कंसल्टेशन करती है कमेटी ही स्कोपिंग के दौरान। तीसरी स्टेज है पब्लिक कंसल्टेशन। इसके अंतर्गत कमेटी के ऑफिसर्स उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ मिल करके पब्लिक कंसल्टेशन का प्रबंध करते हैं।
पब्लिक कंसल्टेशन में प्रेस आ सकती है, एनजीओ आती है, और लोकल पब्लिक जो इम्पैक्ट हो रही है, जिसको डिस्प्लेस होना है या उस एरिया में कुछ पोल्यूटेंट होंगे जिनसे ये पब्लिक इम्पैक्ट हो सकती है, वो लोग आते हैं। वहाँ का लोकल लीडर आता है और अपनी अपनी बातें इस कमेटी के सामने रखते हैं। एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक कंसल्टेशन मैंडेटरी होगा हर केस में। हालांकि उसकी रिकमेंडेशन कमेटी पे बाइंडिंग नहीं होंगी, जबकि मैंडेटरी रहेगा पब्लिक कंसल्टेशन। अब इसके बाद चौथी स्टेज आती है अप्रेजल स्टेज। इसमें अप्रेजल में अप्रेजल कमेटी जो है, जो कंपनी द्वारा फॉर्म या डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जो फाइनल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट तैयार होती है और पब्लिक कंसल्टेशन से क्या निकल के आया उन सबके आधार पे ही प्रोजेक्ट का अप्रेजल करती है। अप्रेजल कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, सेंट्रल लेवल पे होती है, स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसी मिनिस्ट्री द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा EIA नोटिफिकेशन 2006 के आधार पे बनाई जाती है। ये सरकार को एडवाइस करती है किसी प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंट क्लियरेंस दी जाए या ना दी जाए, ये कमेटी ही सरकार को एडवाइस करती है। इस कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए किस फील्ड में, एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ में एक्सपर्ट हों, वही मेंबर हो सकते हैं इस कमेटी के, अप्रेजल कमेटी के। अगर किसी प्रोजेक्ट का EIA हो जाता है तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे कि एक तो रिगार्डिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, किसी उस प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में डिटेल्ड अध्ययन स्टडी की जाती है, तो पहले ही पता चल पाता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। साथ ही साथ पब्लिक कंसल्टेशन होता है जिससे कि वहाँ की पब्लिक अपनी बात रख पाती है, अपने इशू कमेटी के सामने रख पाती है, जिससे कि बाद में उसका विरोध, प्रोजेक्ट जो लग रहा है उसका विरोध नहीं होता है। इससे कन्फ्लिक्ट कम हो जाते हैं, कोर्ट केसेज कम हो जाते हैं, जिससे कि EIA ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है। साथ ही साथ मिटिगेशन, हमको पहले ही पता है कि इस इंडस्ट्री के लगने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है एनवायरनमेंट पे, तो हम उनको कम करने का प्रयास कर सकते हैं। उनको कम करने के लिए अलग से बजट इशू किया जा सकता है, तो ये मिटिगेशन मेजर हो गए। और साथ ही साथ EIA में ये भी मेंशन होता है कि क्या स्टेप लेगी कंपनी किसी रूल को फॉलो करने के लिए, कंपाइलेंस के लिए, तो ये रूल कंपाइलेंस ईजी हो जाता है। साथ ही साथ हमने जैसे बात की कि मिटिगेशन पे काम करती है, कम से कम इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट हो, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी प्रमोट होता है EIA के जरिए। साथ ही साथ कारपोरेट की इमेज भी बेहतर होगी। सिर्फ यही नहीं है कि अगर कोई EIA नहीं करती है कारपोरेट कंपनी, तो लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बेनिफिट के लिए काम कर रही है, अपने बेनिफिट के लिए काम कर रही है। अगर EIA किया जाता है तो मतलब वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान रख रही है, पब्लिक का भी ध्यान रख रही है, जिससे कि उसकी इमेज बेहतर होती है कारपोरेट कंपनी की। अब हम लोग देख लेते हैं ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो 2020 का आया था। हालांकि ये लागू नहीं हुआ, फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्यों इसको पढ़ रहे हैं, हम लोग बाद में समझेंगे। ये भी उसी के एक्ट के तहत इशू किया गया था। इसमें जो प्रावधान थे, जैसा कि सबसे पहले पब्लिक हियरिंग पहले 30 दिन का टाइम दिया जाता था, उसको घटा के 20 दिन कर दिया गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि कुछ प्रोजेक्ट नेशनल, जैसे कि नेशनल डिफेंस प्रोजेक्ट हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं, उनको स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट घोषित किया जाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पांसिबल होगी, और जो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट घोषित कर दिए जाएंगे उनके लिए पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, पब्लिक कंसल्टेशन भी नहीं होगा ऐसे प्रोजेक्ट में। कौन से प्रोजेक्ट होंगे, कौन कौन से, इसकी पूरी डिटेल नहीं दी गई थी इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में। साथ ही साथ कुछ तरह के प्रोजेक्ट को पब्लिक स्क्रूटनी से, पब्लिक कंसल्टेशन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, जैसे B2 कैटेगरी तो पहले भी एग्जेम्प्टेड थी। साथ ही साथ और सी बहुत सारी इंडस्ट्री, जैसे स्मॉल मीडियम सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 25 मेगावाट से कम के हैं, ऐसे और बहुत सारी इंडस्ट्री थी जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था पब्लिक कंसल्टेशन से। साथ ही साथ कहा गया था कि एनुअल सबमिशन रिपोर्ट होती है जो कंपाइलेंस कर रही है कंपनी कि नहीं, उसके लिए हर साल
सबमिट करेगी रिपोर्ट। पहले ये टाइम 6 महीने का होता था, इसको बढ़ा के एनुअल कर दिया गया। साथ ही साथ ये कहा गया जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट होगा, जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोजेक्ट के लिए, वो ही रिपोर्ट सबमिट कर देगा। अपने कंपाइलेंस कर रहा है कि नहीं वो बोल देगा हम कर रहे हैं तो मान लिया जाएगा। इसके लिए कोई पब्लिक रिपोर्टिंग होती है कि कंपाइलेंस नहीं हो रहा है तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा। हालांकि बस वो कंपनी का जो प्रोपोनेंट है वो अगर कह देता है कि कंपाइलेंस हो रहा है तो मान लेगी सरकार की हो रहा है। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, मान ले तुमने प्रोजेक्ट लगाया है और उसका कोई क्लियरेंस नहीं लिया है, तो अगर बाद में आप क्लियरेंस लेना चाह रहे हैं तो बाद में फाइल कर दीजिए और एनवायरनमेंट क्लियरेंस या जब बाकी क्लियरेंस होते हैं वो ले सकते हैं। तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा था, जैसे कि वायलेशन बढ़ सकता है, तुमने पब्लिक कंसल्टेशन ख़त्म कर दिया और साथ ही साथ कंपाइलेंस रिपोर्ट खुद को ही पेश करनी थी, उसके लिए कोई पब्लिक रिपोर्टिंग नहीं हो सकती थी, तो इससे वायलेशन बढ़ सकते थे। गवर्नमेंट के हाथ मजबूत हो रहे थे, पब्लिक का कंसल्टेशन ही ख़त्म हो गया, पब्लिक का से ख़त्म हो गया। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के लिए सरकार ही रिस्पॉन्सिबल थी, उसके लिए कोई पब्लिक को इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी जाएगी, तो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट का क्लियरेंस ईजी हो रहा था। कोई डिफिनीशन नहीं दी गई थी, तो किसी भी प्रोजेक्ट को सरकार स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट घोषित करके आसानी से क्लियरेंस करा सकती थी। कंसल्टेशन के लिए टाइम ही घटा दिया गया था, 30 से 20 दिन कर दिया गया था, जिससे कि अवेयरनेस घट सकती थी, बहुत से लोगों को पता ही नहीं चल पाता। तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ इन्वायरमेंटलिस्ट के द्वारा, एनजीओ के द्वारा, पब्लिक के द्वारा, तो इसको ड्राफ्ट ही रह गया, इसको लागू नहीं किया गया। तो हम लोग फिर पढ़ क्यों रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि सरकार ने 2006 का जो नोटिफिकेशन था उसमें 2018 के बाद से मोर देन 100 चेंजेस कर दिए हैं। साथ ही साथ 2020 के बाद से लगभग 60 के अराउंड चेंजेस कर चुकी है सरकार 2006 के नोटिफिकेशन में। वो मैक्सिमम चेंजेस वही चेंज हैं जो 2020 के नोटिफिकेशन में कहे गए थे, जो लागू नहीं हो पाया था, तो कुछ वही चेंजेस थे जो किए गए हैं 2006 के नोटिफिकेशन में। अगला था परिवेश पोर्टल। परिवेश पोर्टल क्या है, एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का पोर्टल है, जिसके जरिए क्लियरेंस लेना आसान हो जाएगा। इसका पूरा नाम प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब। खींच खाच के इसको परिवेश बनाया गया है, इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या काम करता है, ये सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर 4 तरह के क्लियरेंस के लिए, पहला इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो 4 तरह के क्लियरेंस के लिए ये परिवेश पोर्टल बनाया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा, इसको आप रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं, आपकी फ़ाइल कहाँ पहुँची, किस लिए अटकी हुई है। तो इससे क्या होगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस के लिए। तो ये है EIA की बातें। आप लोग इस क्लास की PPT को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल सिविल नेविगेटर या टेलीग्राम चैनल सिविल नेविगेटर नाम से। साथ ही साथ आप यूट्यूब पे क्विज सॉल्व कर सकते हैं, कम्युनिटी टैब में जा कर के। टेलीग्राम पे भी क्विज अवेलेबल है, जहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।